हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है ये जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो एबिलिटीज है, उनको इंक्रीज करना, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक पर्सन था, वो पहले जूनियर मैनेजर था। हमने क्या किया, इसकी स्किल्स को इंक्रीज किया, इसको और नॉलेज प्रोवाइड की और इसको सीनियर मैनेजर बना दिया। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की है। क्लियर है आपको? तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम ऑन गोइंग बेसिस पे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी स्किल्स, एबिलिटी और नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज टू इनहांस देयर पोटेंशियल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज हो सके। पहला देखो, टैलेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहले देखो क्या है, HRD इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड सबसिस्टम, जैसे ट्रेनिंग, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेवल और जॉब एनरिचमेंट। जो हमारा HRD सिस्टम होता है ना, ये बहुत सारे सब सिस्टम से साथ में मिलकर जो है वो बना होता है। और ये जो सब सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। तो ट्रेनिंग, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एंगेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट सब सिस्टम होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। ठीक है। उसके बाद HRD प्रोग्राम शुड बी डिजाइन टू प्रोवाइड ऑन गोइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ बोथ इन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एज हो। ठीक है। तो जो हमारा HRD प्रोग्राम है ना, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स को इन्हांस करता है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है। और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी जो है स्किल को इन्हांस और नॉलेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। यानी कि इसका फोकस इंडिविजुअल एम्प्लॉयज भी होता है और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ आइडियाज फ्रॉम मैनी साइंसेस सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो HRD है ये यहाँ पर इन साइंसेस से आइडियाज कलेक्ट करता है, ताकि उसका यूज करके हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जा सके, उनकी नॉलेज को इन्हांस किया जा सके। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स
डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी। इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि एचआरडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पहला, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना ताकि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है उनकी डेवलपमेंट हो सके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद टू डेवलप एंड मेंटेन हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मोटिवेट करना, ठीक है, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इंप्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, तो हमारे जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू थ्रू इमीडिएट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, तो प्रॉफिट को बढ़ाकर, प्रॉफिट को इंक्रीज करके शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उनको इंक्रीज करना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये हमारा एचआरडी का ऑब्जेक्टिव नहीं था। हालांकि जब हम एम्प्लॉयज की स्किल्स को इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है, पर एचआरडी का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि एम्प्लॉयज की स्किल्स को इंक्रीज करना है, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, डॉक्यूमेंटिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एक जॉब से रिलेटेड, एक टास्क से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जॉब के अंदर ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टास्क क्या है, स्किल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कलेक्ट करते हैं, उनको उनको उनकी डॉक्यूमेंटिंग करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि उसकी जॉब के बारे में हम और बेहतर तरीके से समझ पाए और सामने वाले को भी समझा पाए, तो वो क्या है, तो ऑप्शन ए एम्प्लॉय एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, लीडरशिप डेवलपमेंट या फिर जॉब एनालिसिस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जॉब एनालिसिस इज अ करेक्ट आंसर। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम एक जॉब को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, जॉब को स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया कि इसका टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो भी पर्सन इसको परफॉर्म करेगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, इस काम को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर स्टडी की है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जॉब एनालिसिस, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस पर हम लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम जो है वो करवाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी जॉब एनालिसिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जॉब एनालिसिस, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग ट्रू है। पहला, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टास्क, स्किल्स और वर्किंग कंडीशन, यानी कि एक जॉब के अंदर कौन सी टास्क परफॉर्म की जाएंगी, कौन सी स्किल्स चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इट हेल्प्स टू डिफाइन एसेंशियल जॉब फंक्शन एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो जो जॉब एनालिसिस है वो ये भी डिफाइन करता है कि एक जॉब के अंदर कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जिनको परफॉर्म करना ही पड़ता है, ठीक है, और साथ के साथ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी कि कितनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उसको भी स्पेसिफाई करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इट फोकस सोनली ऑन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर गलत है। उसके बाद इट इज क्रूशियल फॉर एचआर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, उसके लिए ये जरूरी होता है, तो बिल्कुल होता है। कैसे जरूरी होता है, देखो, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर जॉब का एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमें जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के लोग चाहिए, और उसके बेस पर हम उनको रिक्रूट करते हैं और बाद में उनको ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन जॉब एनालिसिस, इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन मेथड है जो कि जॉब एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है, जॉब को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। पहला, ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग ऑफ द जॉब, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक कोई वर्कर या फिर कोई भी एम्प्लॉय जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जॉब कैसे परफॉर्म की जा रही है, जॉब को परफॉर्म कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम देखी जाती है।
जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक पर्सन है, वो मशीन ए पे काम करता है, ठीक है? तो जब वो मशीन ए पे काम कर रहा था, तो हम पूरा एब्जॉर्ब कर रहे थे कि इस जॉब को ये पर्सन कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या-क्या स्किल्स चाहिए, कितना टाइम लगता है, ठीक है? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। उसके बाद इंटरव्यू विद जॉब इंक्रीमेंट्स एंड सुपरवाइजर, तो हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्व करने के बजाय इससे पूछ सकते हैं कि भाई इस मशीन को चलाने के लिए क्या-क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है? इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हम इससे पूछ सकते हैं, या फिर इसका जो सुपरवाइजर होता है उससे हम पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी मेथड है। उसके बाद एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को देख सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे जो है कॉमन मेथड है जो कि जॉब एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस इज ट्रेडिशनली इंक्लूडेड but has become an independent exercise outside of job analysis due to increasing complexities of job, the linkage with the wage structure. ऑप्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन या फिर जॉब इवोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है वो जॉब इवोल्यूशन है। पहले ये तीनों के तीनों ही हमारे जॉब एनालिसिस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते थे, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जॉब की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जॉब इवैल्यूएशन को हमने एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज बना दिया, यानी कि इसको हमने जॉब एनालिसिस से सेपरेट कर दिया और इसके ऊपर सेपरेटली जो है वो फोकस करने लगे। और बाकी ये जो दो है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज के टाइम में हमारे जॉब एनालिसिस, ठीक है? अब ये बेसिकली कंपोनेंट है क्या, एक बार इसके बारे में भी डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है हमारे जॉब एनालिसिस का वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक पर्टिकुलर जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि एक जॉब है क्या। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि जॉब का टाइटल क्या है, ठीक है? इसको जॉब के अंदर क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो पर्सन होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या वर्किंग कंडीशन होंगी, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अकाउंटेंट की जॉब हो गई, एक यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब हो गई, तो हमने प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब किया, इस जॉब का नाम क्या है, अकाउंटेंट, ठीक है? उसके बाद ड्यूटीज बता दी कि वो यहाँ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन करके रखेगा, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी उसको रिकॉर्ड करके रखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बनाएगा, ठीक है? उसके बाद वर्किंग कंडीशन क्या होगी वो भी यहाँ पर बता दे। तो ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है, इसको परफॉर्म करने के लिए जो हमारा पर्सन है उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। यानी कि इसके अंदर ना हम पर्सन को स्पेसिफाई करते हैं कि पर्सन कैसा होना चाहिए जॉब को परफॉर्म करने वाला, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी और स्किल्स को स्पेसिफाई जो है वो किया जाता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल दूं तो अकाउंटेंट के लिए क्या है कि उसके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर, है ना? उसको कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। तो ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है वो आ जाता है। क्लियर है? जॉब इवोल्यूशन क्या होता है, वैसे तो ये जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। जॉब इवोल्यूशन का मतलब है कि हम एक जॉब की वैल्यू को कैलकुलेट करें कि एक पर्टिकुलर जॉब की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, और उसके हिसाब से ही हम कंपनसेशन जो है वो पे करते हैं उसको, जो वो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हो सकता है ना कि ए और बी दो जॉब है, इसकी वैल्यू ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी वैल्यू कम है, तो जो ए जॉब को परफॉर्म करता है उसको ज्यादा कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है? अब ये पता कैसे लगे कि किस जॉब की कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मीनिंग मैंने आपको दोनों का बता दिया, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि एक जॉब कैसी है, उसका टाइटल क्या है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि जो जॉब है उसको परफॉर्म करने वाला जो पर्सन है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है? क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। क्लियर है? तो मीनिंग आपको पता है तो आप फटाफट से इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस ऑन सैलरी एंड बेनिफिट्स while job description outline duties। जॉब स्पेसिफिकेशन सैलरी और बेनिफिट पे फोकस कर रहा है और जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बता रहा है कि ड्यूटीज क्या होंगी, तो ये गलत है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्ट नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस
वाई जॉब स्पेसिफिकेशन डिटेल डेली टास्क, जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि कौन सी नेसेसरी स्किल्स है, एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और जॉब स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि डेली टास्क क्या होंगे। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंस द जॉब while the job specification defines the person performing the job। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो परफेक्टली अच्छे तरीके से दोनों को डिफरेंट कर रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को डिफाइन करते हैं कि जॉब क्या है, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो जॉब को परफॉर्म करने वाला जो पर्सन है उसको डिफाइन करता है कि वो कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which source of data in job analysis provide the most direct and detailed information about the job activities। ठीक है, तो देखो जब भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो जॉब एनालिसिस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं डाटा, हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से हमें डायरेक्ट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है जॉब एक्टिविटीज के बारे में। कस्टमर फीडबैक, एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट, या फिर जॉब होल्डर, या फिर सुपरवाइजर। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, जॉब होल्डर इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आपको किसी जॉब के बारे में जानना है कि जॉब कैसे है, क्या क्या एक्टिविटीज इसको परफॉर्म की जा रही है, तो सबसे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जॉब होल्डर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो पर्सनली उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो सुपरवाइजर है वो बता सकता है कि जॉब कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, कितना टाइम लगता है। ठीक है, कस्टमर फीडबैक यहाँ पर लिया जा सकता है, या फिर एक्सपर्ट और एनालिसिस का यूज भी किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे सोर्सेज है जहां से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। Next question. What method is preferred for collecting data from large number of similar job holder in a cost effective way? तो ये सारे हमारे क्या है, मेथड्स हैं जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो बता रहा था सोर्स, कि हम किस सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जॉब होल्डर, सुपरवाइजर, एक्सपर्ट, एनालिस्ट। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को इस सोर्स से हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से हमारे पास मेथड जो है वो अवेलेबल है। तो मेनली हमारे यहाँ पर तीन मेथड होते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इंटरव्यू का मतलब है कि आप सामने आमने सामने मिले और उनसे क्वेश्चनिंग की और इन्फॉर्मेशन ली। जैसे ए पर्सन है वो जॉब एनालिसिस करने वाला है, जॉब एनालिस्ट है, और यहाँ पर हमारा बी पर्सन है जो कि जॉब परफॉर्म करता है, जॉब होल्डर है। तो इंटरव्यू के अंदर ये सामने आमने सामने पर्सन बैठेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये आंसर देगा, और इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हो गया इंटरव्यू। उसके बाद दूसरा मेथड होता है क्वेश्चनर। इसके अंदर क्या होता है कि आमने सामने बैठ के मीटिंग नहीं की जाती, बल्कि एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जिसके अंदर ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर आमने सामने बैठ के पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, और जॉब होल्डर या फिर जो अदर सोर्स है जहां से इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करें उनको ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आप इसको फिल करो और हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चनर मेथड हो गया। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हम चुपचाप खड़े रहते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं, यानी हमने किसी ने कुछ पूछा नहीं, हमने यहाँ पर साइड में, ये पर्सन साइड में बैठा है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इस जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। अब जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि जो डाटा है, जब हमारे जो सोर्स ऑफ डाटा है वो बहुत सारे हैं, यानी कि जो जॉब होल्डर्स है वो बहुत सारे हैं, पर वो जो जॉब परफॉर्म करते हैं वो सिमिलर है। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करें ताकि हमारे जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, तो ऑप्शन बी, क्वेश्चनर इज अ करेक्ट आंसर। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज हैं, वो एक तरह का ही काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 मशीन है वो एक तरह की है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल पर्सन के पास पूछने की बजाय हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे, ठीक है, और इस मशीन के बारे में उसमें क्वेश्चन लिखेंगे और इन 1000 लोगों को दे देंगे और ये इसको फिल करके हमें दे देंगे। वरना आप सिंगल सिंगल ऑब्जर्व करो या फिर इंटरव्यू लो तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। तो जो क्वेश्चनर मेथड है ये यहाँ पर हमारा ठीक रहेगा, क्वेश्चनर मेथड हमारा यहाँ पर ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ एचआरडी एफर्ट इन्वॉल्व। यानी कि जो हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है एचआरडी के अंडर, इसका एक सब सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, कंडक्टिंग ट्रेनिंग, इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग, या फिर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ये सारी की सारी जो चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है सीखना और ग्रोथ करना। ठीक है, लर्निंग का सिंपल सा मतलब जब हम कोई नई चीज सीखते हैं,
कोई नई नॉलेज हमने एक्वायर की है तो वो हमारी लर्निंग कहलाती है। ठीक है? तो एचआरटी के अंदर हम लोग जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए हमारे जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी स्किल्स को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमें ट्रेनिंग की कहाँ पे ज़रूरत है, किन लोगों को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे हमें ट्रेनिंग नीड्स मिल जाती है, हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और फाइनली आके हम ट्रेनिंग कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि ये चेक करते हैं कि जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है? यानी कि हमने अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो क्या उसका कोई बेनिफिट हमें मिल रहा है कि नहीं? हमारी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो मेथड है, जो प्लान है, वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ें हमें जाननी है। उसके बाद सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर, तो जो ट्रेनर्स हैं, उनको हमें सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे एम्प्लॉइज़ को। ठीक है? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर जो है, वो आ जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ विच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है? तो अडल्ट लर्निंग का पहले मतलब यहाँ पे समझा दूं, सिंपली जब हम अडल्ट लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारा अडल्ट लर्निंग होता है। जैसे 18 साल से ऊपर जो लोग हैं जब वो कोई नई चीज सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो वो हमारा अडल्ट लर्निंग कहलाता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो सही नहीं है। ठीक है? पहले देखो क्या है, सेल्फ डायरेक्टर। सेल्फ डायरेक्टर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लर्निंग है ना वो एट वंस ओवन पेस पे होनी चाहिए, ओवन वे में होनी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो अडल्ट पर्सन है ना वो अपने तरीके से पढ़ना चाहता है, वो अपने तरीके से अपने टाइम के ऊपर जो है वो पढ़ना चाहता है। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप उसके साथ। ठीक है? तो कोई भी पर्सन हो वो अपने हिसाब से जब उसको सही लगेगा पढ़ता है, नॉलेज को एक्वायर करता है। ठीक है? उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल क्या कहता है, लर्निंग कैन चेंज वंस पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड। यानी कि जो लर्निंग है ना वो किसी का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो बिलीफ है, जो एटीट्यूड है वर्ल्ड के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, उसको चेंज कर सकता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये वाला भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद ओरिएंटेशन जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, अडल्ट नीड टू रीफ्रेम देयर इमोशंस एंड अजम्पशन अराउंड द एक्सपीरियंस एंड वैल्यू ऑफ लर्निंग। यानी कि जो वो लर्न कर रहा है चीजें, ठीक है, उसके हिसाब से जो अडल्ट है उसको अपनी जो इमोशंस है, अजम्पशंस है, उनको रीफ्रेम करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये भी प्रिंसिपल हमारा करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा मोटिवेशन से रिलेटेड है। वो क्या कहता है, जनरली अडल्ट्स विल गेट मोटिवेशन एक्सटर्नली इन कॉन्ट्रास्ट टू चिल्ड्रन हु आर मोस्ट गेट मोटिवेशन इंटरनली। तो ये जो प्रिंसिपल है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो अडल्ट्स होते हैं ना उनका जो मोटिवेशन होता है वो अंदर से आता है, इंटरनल मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है। एज कंपैरिजन टू जो चिल्ड्रन होते हैं वो तो पेरेंट्स के डर से पढ़ते हैं, पर अडल्ट ऐसा नहीं करते, वो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। तो वो जो मोटिवेशन होता है उसका अंदर से ही आता है। तो ये बेसिकली चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हमारे अडल्ट लर्निंग की। पहला प्रिंसिपल कहता है कि जो अडल्ट है वो सेल्फ डायरेक्टर, वो अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, अपने हिसाब से कंटेंट पढ़ सिलेक्ट करता है और उसको स्टडी करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि जो लर्निंग है वो अडल्ट का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। ओरिएंटेशन के अंदर कि जो हमारा अडल्ट है उसको लर्निंग की प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने बिलीफ्स को चेंज करना पड़ता है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है, और जो मोटिवेशन है वो इंटरनली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which theory of adult learning emphasizes the role of internal mental process such as perception, memory and problem solving। ठीक है? तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ लर्निंग का मतलब समझ लो यहाँ पर क्या है। थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग का मतलब है कि जो हमारा जो पर्सन है, जो अडल्ट पर्सन है वो लर्निंग कैसे करता है, उसके बारे में ये थ्योरीज हमें जो है वो बताती है। तो मेनली हमारी तीन थ्योरीज है यहाँ पर अडल्ट लर्निंग की। पहला है मैकेनिस्टिक थ्योरी, दूसरा है कोग्निटिव थ्योरी और तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है? एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अपने आप ही जो है वो मिल जाएगा। ठीक है? तो जो हमारी पहली थ्योरी है मैग्नेस्टिक थ्योरी, ये कहते हैं कि जो लर्नर होता है वो हमारा पैसिव होता है, यानी कि वो अपने आप कुछ भी नहीं सीखता, हम उसको सिखाते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ जो है वो सिखाते हैं, और जब तक उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर नहीं मिलता वो कुछ भी नहीं सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो एक पर्सन है,
जब तक हम उसको कुछ भी चीज़ सिखाएँगे नहीं, एक्सटर्नली कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है? ये वाली थ्योरी। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी इनका पूरा ऑपोज़िट है। ये बोलता है कि जो पर्सन है ना, वो अपने जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है? अपना जो माइंड है, उससे जो है वो सीखता है। अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग जो है वो सीखता है। होता है ना, कभी आप देखोगे कि 2 पर्सन है, ठीक है? सेम नॉलेज दोनों को प्रोवाइड की गई, पर जो इंटरप्रिटेशन है दोनों ने वो अलग-अलग निकाली है। जैसे अगर मान के चलो कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है, तो इसने नेगेटिव वे में ले ली, इसने पॉजिटिव वे में ले ली। ठीक है? ये कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों अपना-अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को इंटरप्रेट करने में, उसको सीखने में। ठीक है? उसके बाद देखो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी तो ये कहता है कि एक पर्सन तभी अच्छे तरीके से लर्न करेगा अगर उसे सीखने की फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। यानी कि उसे जो सीखना चाहता है वो, जब वो सीखने की उसको फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, तभी वो जो है अच्छे तरीके से सीख जाएगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट हमारी जो है वो थ्योरी है। पहली थ्योरी कहती है कि पैसिव है, भाई आप उसको सिखाओगे तो वो सीखेगा, एक्सटर्नली आप कोई चीज उसको बताओगे तो वो सीखेगा। कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि एक्सटर्नली आप जो मर्जी उसको देते रहो, वो अपने माइंड का यूज करके चीजों को सीखेगा। ठीक है? मेंटल जो स्ट्रेंथ है, परसेप्शन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, उसका यूज करके सीखेगा। और ऑर्गेनाइजिंग और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है कि वो कोई एडल्ट तभी सीखेगा अगर उसको फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जो वो सीखना चाहता है। तो जिसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रोल ऑफ इंटरनल मेंटल प्रोसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम एक माइंड के यूज करके यहाँ पर चीजों को सीखते हैं, तो वो कौन सी थ्योरी है? तो वो हमारी ऑप्शन बी कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली वन, मतलब कि लर्निंग कब अकर होती है? पहला, लर्नर्स आर गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर पर्सनली मीनिंगफुल नॉलेज। जब हम यहाँ पर लर्नर्स को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने हिसाब से मीनिंगफुल नॉलेज को एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे और उसको सीखे, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है। जब हम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं लर्नर को, तभी वो जो है चीजों को सीखता है, चीजों को लर्न करता है। ठीक है? उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट कह रही है लर्नर्स आर पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि लर्नर पैसिव रिसिपिएंट्स होते हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुली के हिसाब से यहाँ पर सीखते हैं। या फिर लर्निंग इज री थ्रू रिपीटेशन एंड कंडीशनिंग, तो हम लर्निंग को री कर सकते हैं रिपीटेशन और कंडीशनिंग के थ्रू। या फिर लर्निंग एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड बाय इंस्ट्रक्टर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एटीट्यूड इज अ परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील और बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टुवर्ड डिफरेंट सिचुएशन, इट हैज थ्री कंपोनेंट नेमली। तो हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन से 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। ठीक है? तो पहले एटीट्यूड होता क्या है, उसका मतलब समझ लो। ठीक है? एटीट्यूड का मतलब होता है सिंपली आपका नजरिया, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर आपका क्या नजरिया है, वो आपका एटीट्यूड जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक पर्सन है, ठीक है, उसका एक बॉस है। ठीक है? ए पर्सन का नजरिया कि जो बॉस है ना वो अच्छा इंसान नहीं है, वो उसको अच्छे तरीके से जो है ट्रीट नहीं करता है। तो बॉस के प्रति ए का जो नजरिया है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एटीट्यूड। और कौन सा एटीट्यूड कहेंगे? नेगेटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको अच्छा फील होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, किसी सिचुएशन के अंदर, किसी पर्सन को देखकर, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर अच्छा फील नहीं होता है तो वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है? तो हमारे जो एटीट्यूड होते हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, बिहेवियर और सोशल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इमोशनल, इंफॉर्मेशनल और बिहेवियर। ठीक है? ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इमोशनल कंपोनेंट के अंदर हमारा जो पर्सन है उसकी फीलिंग्स आ जाती है। क्या आ जाती है? फीलिंग्स आ जाती है, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन के बारे में क्या फील करता है, इमोशनली वो किसको यहाँ पर कैसे देख रहा है, वो हमारे इमोशनल के अंदर आ जाता है। जैसे अगर एक पर्सन को ये जो बॉस है वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि पर्सनली ये इसके बॉस के बारे में अच्छा फील नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा इमोशनल कंपोनेंट होगा। उसके बाद देखो क्या, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन कंपोनेंट के अंदर
कोई पर्सन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पर्सन, किसी भी सिचुएशन के बारे में उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसका क्या बिलीफ है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर ए पर्सन है, यहाँ पर बी पर्सन है, तो ए पर्सन के पास एक इंफॉर्मेशन है कि जो बी पर्सन है वो एक अच्छा पर्सन है, ठीक है। तो इसके इसकी वजह से इसका एक एटीट्यूड जो है वो बिल्ड हुआ पी के प्रति। तो ये जो इंफॉर्मेशन इसके पास आई है वो हमारा इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है एटीट्यूड का, कोई इसके बेस पर भी इसका एटीट्यूड बी के प्रति जो है वो बनेगा। बिहेवियर के अंदर आता है कि ये पर्सन कैसे बिहेव करता है। देखो इसके पास इंफॉर्मेशन आई कि ये पर्सन गुड है, तो इसके बेस पर इसने क्या किया, इसके साथ अच्छा बिहेव किया, गुड बिहेव किया, अच्छे से बात की। तो ये जो बिहेवियर जो इसने जो बिहेव किया है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी पर्सन ने कैसे बिहेव किया है, वो हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट जो है वो होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड के। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एटीट्यूड फंक्शन। ठीक है, तो हमारे जो एटीट्यूड होते हैं उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें से मेनली हमारे चार यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन और नॉलेज फंक्शन। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है फंक्शन से रिगार्डिंग। तो पहला एडजस्टमेंट फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फंक्शन ऑफ एटीट्यूड हेल्प्स इंडिविजुअल अडेप्ट टू देयर वर्किंग एनवायरनमेंट और सोशल सेटिंग्स। यानी कि जो एडजस्टमेंट फंक्शन होता है एटीट्यूड का, वो लोगों को अपने वर्क एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करता है, अपने वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने में, उसके अकॉर्डिंग काम करने में जो है हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आप किसी नए नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, वहां का जो माहौल है उसमें ढलना कैसे है, उसके बारे में हमारा जो एडजस्टमेंट फंक्शन है एटीट्यूड का वो हमें बताता है। उसके बाद देखो क्या है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या करता है कि हमारी जो सेल्फ इमेज होती है, हमारी जो ईगो होती है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करता है। कैसे, जैसे अगर मान के चलो कोई पर्सन है ए और बी, ठीक है, इसने कोई आइडिया दिया है, बी ने उसको नहीं माना है, ठीक है, तो इसने एक एटीट्यूड बना लिया कि बी तो बेवकूफ है। तो इस वजह से इसका एक एटीट्यूड बना और इसने इसकी जो ईगो है, क्योंकि हो सकता है ना ये गलत हो सकता है, तो इसकी ईगो को उसने प्रोटेक्ट किया। एटीट्यूड ऐसा इसने बना लिया कि तो बेवकूफ है, इसकी वजह से इसको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। उसके बाद क्या है, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। तो इसकी हेल्प से आप ना अपनी वैल्यू, जो अपने वैल्यूज है उसको एक्सप्रेस कर पाते हो दूसरों पर्सन के पास सामने। जैसे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है दूसरों लोगों के प्रति, तो वो अपनी वैल्यूज को सामने वाले पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर सकता है कि मैं ये मानता हूँ आपके बारे में, ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये मानता हूँ, ठीक है, मेरा ये नजरिया है इन चीजों के बारे में, ठीक है। उसके बाद नॉलेज फंक्शन क्या है, नॉलेज फंक्शन और एटीट्यूड हेल्प टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो नॉलेज फंक्शन है वो इंडिविजुअल को अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी करेक्ट है। तो एटीट्यूड के फंक्शन से रिगार्डिंग चारों हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पर क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, next question, dash refers primarily to the sequence and variety of work roles, paid or unpaid, that individual undertake through their lives। यानी कि एक पर्सन अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जितनी भी जॉब परफॉर्म करता है, जिस भी सीक्वेंस में परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, करियर, या फिर प्रमोशन, प्रोफेशन। तो आंसर क्या रहेगा, करियर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक पर्सन है, वो यहाँ पर एक कंपनी के अंदर एज अ वर्कर ज्वाइन किया, उसके बाद वो सुपरवाइजर बन गया, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर जूनियर मैनेजर बन गया, फिर सीनियर मैनेजर बन गया, फिर यहाँ पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, ठीक है। तो थ्रू ऑफ द लाइफ ये जो वैरायटी ऑफ वर्क उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, और जो सीक्वेंस में परफॉर्म किया इसको ही हम उसका करियर जो है वो कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस 4 career roles labeled as apprentice, colleagues, monitor and sponsor, which combination is not correct। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उस वो अपने पूरे करियर के अंदर 4 career रोल्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, जिसके नाम है अप्रेंटिस, कलीग्स, मेंटर और स्पॉन्सर। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो पहला जो है वो है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस यहाँ पर कह रहा है
कि इसके अंदर जो हमारा इंडिविजुअल है, उसकी करियर की यहाँ पर शुरुआत होती है। वो अपना रूटीन वर्क परफॉर्म करता है प्रॉपर सुपरविजन के अंदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। अप्रेंटिस एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर इंडिविजुअल जो है अपने काम की शुरुआत करता है। और अगर वो जब वो शुरुआत करता है तो उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो जो सुपरवाइजर है वो अपनी निगरानी में उससे काम करवाता है, और जैसे जैसे उसको नॉलेज की जरूरत होती है उसको नॉलेज भी प्रोवाइड करता रहता है ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। उसके बाद जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो है कोलीग। कुलीग कहता है बिगिनिंग ऑफ मेकिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो यहाँ पर आके जो हमारा एम्प्लॉय है वो इंडिविजुअल होकर काम करना शुरू कर देता है, यानी कि सुपरविजन ज्यादा उसके ऊपर नहीं होती है वो, क्योंकि अब काम जो है वो सीख चुका होता है। तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। यानी कुलीग के अंदर आकर वो अपने काम को समझ जाता है और उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा सुपरविजन रखने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि वो होता सबोर्डिनेट ही होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेज क्या कर रहा है, मेंटर। मेंटर के अंदर क्या है, बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यहाँ से जो उसके फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। वो नए नए आइडियाज को डेवलप करता है, साथ ही साथ दूसरों के कामों को भी मैनेज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मेंटर के अंदर वो एक लीडर के तरीके से आ जाता है, उसको अपना काम तो करना ही होता है, साथ के साथ जो हमारे कलीग्स है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको भी उनके काम को भी मैनेज जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के अंदर क्या है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो और ब्रॉडन हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में सोचने लग जाता है एम्प्लॉयज, क्योंकि वो ऑनर बन जाता है कंपनी का। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आके जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। टॉप मैनेजमेंट का मतलब कि सीईओ बन जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है, पर ऑनर नहीं बनता। टॉप मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है और बड़े लेवल के ऊपर कंपनी को चलाने लग जाता है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाने लग जाता है, पर वो ऑनर नहीं बनता। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन डी इज अ गलत। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये चार जो हमारे स्टेजेस हैं किसी भी पर्सन के करियर के अंदर, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर वो शुरुआत करता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर काम करने लग जाता है, यहाँ पर वो लीडर बन जाता है, और फाइनली यहाँ पर आके वो कंपनी को चलाने भी लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर करियर कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल who move up within a same profession using the organizational hierarchy follow the। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पर करियर पैटर्न को समझना पड़ेगा। करियर पैटर्न क्या होता है कि एक पर्सन कैसे अपने करियर के अंदर जो है ग्रोथ कर रहा है, कैसे करियर में आगे बढ़ रहा है। तो हर पर्सन का जो करियर का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। हर कोई अपने हिसाब से अपना करियर जो है वो बनाता है। कोई एक ही काम के अंदर पूरी जिंदगी लगा रहता है, कोई यहाँ पर 10 काम चेंज करता है। तो उसके बेस पर करियर पैटर्न को हमने डिवाइड किया। तो ये सारे हमारे क्या है, करियर पैटर्न है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर आसानी से आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टडी स्टेट करियर पैटर्न। ठीक है। इस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक है, वो हायर स्किल्स यहाँ पर एक्वायर करता है। क्या करता है? हायर स्किल्स यहाँ पर एक्वायर करता है, यानी कि उसके पास जो पहले स्किल्स है वो तो है, उससे भी हाई लेवल के स्किल्स को एक्वायर करता है। पर वो जो है अप लेवल पे नहीं जाना चाहता। मतलब कि अगर मान के चलो जूनियर मैनेजर, उसने सीनियर मैनेजर की जो है स्किल्स को एक्वायर किया, मतलब कि अपने से ऊपर की हाई लेवल की स्किल्स को एक्वायर किया, तो वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर नहीं जाना चाहता है, वो इसी पे रह के यहाँ पे काम करना चाहता है। ठीक है। तो ये हमारा स्टडी स्टेट करियर पैटर्न है। उसके बाद ट्रांजिटरी करियर पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन बार बार अपनी जॉब को चेंज करता है और किसी भी एक जॉब के अंदर मास्टरी नहीं करता है। जैसे एक पर्सन था, वो पहले सेल्स में था, 2-3 महीने काम किया, फिर वो प्रोडक्शन में चला गया, फिर वो मार्केटिंग में चला गया, मतलब कि किसी भी एक फील्ड की उसने अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पर एक्वायर नहीं की है। तो वो है ट्रांजिटरी करियर पैटर्न जो है वो कहलाता है। उसके बाद देखो क्या है, स्पिरल करियर पैटर्न। स्पिरल करियर पैटर्न के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन नया नया जॉब को ज्वाइन करता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है, नई नई स्किल्स को सीखता है, आगे बढ़ता है, हायर लेवल पे जो है वो पहुंचता है, हायर रैंक पे पहुंचता है, अपना स्टेटस बनाता है, और उसके बाद उसको चेंज करके किसी नई जॉब के अंदर जो है वो चला जाता है, मतलब एक काम के अंदर नहीं रहता। उसके बाद लीनियर करियर पैटर्न के अंदर एक पर्सन छोटे लेवल पे काम को शुरू करता है, ठीक है, और उस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है उसके हायर तक जो है वो पहुंचता है। ठीक है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर काम है, जैसे कि एक यहाँ पर साबुन ही हो गया, ठीक है, तो इसमें उसने ज्वाइन किया एज अ वर्कर, फिर वो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मैनेजर, मैनेजर से फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे मतलब कि एक ही फील्ड के अंदर, एक ही जॉब के अंदर वो
नीचे से लेकर ऊपर तक गया तो ये हमारा लीनियर करियर पैटर्न होता है। अब ये जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक इंडिविजुअल जो कि यहाँ पर सेम प्रोफेशन के अंदर ऊपर जाता है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को फॉलो करके, यानी कि पहले वर्कर है, फिर सुपरवाइजरी है, फिर उसके बाद वो मैनेजर है, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो वो हमारा लीनियर करियर पैटर्न जो है वो कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which career pattern involves individual changing jobs to different field without necessarily acquiring significant expertise in any one area। यानी कि जब कोई इंडिविजुअल बार बार जॉब्स को चेंज करता है और किसी भी जॉब के अंदर एक्सपर्टीज हासिल नहीं करता है, तो वो कौन सा करियर पैटर्न होता है। पहला लीनियर करियर पैटर्न, दूसरा स्पिरल करियर पैटर्न, तीसरा ट्रांजिटरी करियर पैटर्न, या फिर चौथा स्टेडी स्टेट करियर पैटर्न। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन सी ट्रांजिटरी करियर पैटर्न इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज करियर एंकर। करियर एंकर यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करियर एंकर के यहाँ पर थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। करियर एंकर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे करियर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोटिव क्या है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक तरह का करियर एंकर हो गया जो कि आपके करियर डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। और आपने इस करियर को जो है वो चूज किया है। क्लियर है आपको। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, करियर एंकर क्या है, स्पेसिफिक जॉब टाइटल और इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल ग्रेविटेट टुवर्ड्स, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइटल्स या फिर इंडस्ट्री जिसके प्रति आप थोड़े से अट्रैक्ट होते हो, या फिर कोर वैल्यूज मोटिव्स परसीव टैलेंट दैट इन्फ्लुएंस करियर चॉइसेस, या फिर कोर वैल्यूज, आपकी कोर वैल्यूज क्या है, मोटिव्स क्या है, ठीक है, लाइफ में परसीव टैलेंट क्या है आपके अंदर, जो कि आपके करियर चॉइसेस को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि सैलरी हो गया, कंपनी प्रेसिटाइज हो गया, ठीक है, जो कि जॉब डिसीजन को ड्राइव करते हैं। या फिर शॉर्ट टर्म प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट विद इन अ रो। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। यानी कि एक पर्सन की जो कोर वैल्यूज है, मोटिव्स है, उसके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट है जो कि उसके करियर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, वो हमारा करियर एंकर जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ करियर एंकर अकॉर्डिंग टू सचिन। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर 5 टाइप ऑफ करियर एंकर है अकॉर्डिंग टू सचिन। तो पहला देखो क्या है, फंक्शनल कंपिटेंसी, मैनेजरियल कंपिटेंसी, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी, टेक्निकल कंपिटेंसी, लीडरशिप स्किल्स, स्टेबिलिटी, इनोवेशन, इंडिपेंडेंस, या फिर एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इंडिपेंडेंस, स्किलफुलनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, स्टेबिलिटी, इन्वेंटिवनेस, या फिर इंडिपेंडेंस। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है, ठीक है। ये पांच यहाँ पर करियर एंकर होते हैं सचिन के अकॉर्डिंग, जो कि किसी भी पर्सन के जो करियर डिसीजंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, फंक्शनल कंपिटेंसी। कई बार क्या होता है ना, किसी पर्सन को कोई काम बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी पर्सन को ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो वहां पर जो जाकर जो है ज्वाइन करेगा, अपना करियर जो है वो बनाएगा। तो ये हुआ फंक्शनल कंपिटेंसी, यानी कि हमें जिस काम में मजा आता है हमने उसके हिसाब से अपना करियर चूज किया। उसके बाद मैनेजरियल कंपिटेंसी, किसी को ना मैनेजर बनना पसंद होता है, यानी कि उसे चीजों को मैनेज करना, ठीक है, लीडर लीडर बनना, ये काम पसंद होता है, तो वो मैनेजरियल कंपिटेंसी के अंदर अपने करियर को चूज करता है। किसी किसी को ना सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो वो क्या जाता है, गवर्नमेंट जॉब में जाता है, तो वहां पे सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी है, किसी को क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, कोई नई चीज, कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट करना, तो वो उस हिसाब से अपने करियर को चूज करता है। और टॉमनी के अंदर कई पर्सन फ्रीडम चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई बॉस ना खड़ा, वो अपने हिसाब से काम जो है यहाँ पर करें। तो ऑटोनॉमी की वजह से भी वो अपना करियर जो है वो चूज करते हैं। तो इन करियर एंकर की हेल्प से, इन करियर एंकर के इन्फ्लुएंस से लोग अपना जो है जो अपनी जॉब है, अपनी जो करियर है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, द जौहरी विंडो इज अ साइकोलॉजिकल मॉडल developed by Joseph Luft or Harry Ingham in 1995 to use to enhance self-awareness and improve communication and interpersonal relationship. The model divides the individual self-awareness into 4 quadrants, pains namely, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। जौहरी विंडो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जिसको 1995 में यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको यूज किया जाता है सेल्फ अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए।
अब ये जो विंडो थी ना, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इस विंडो के अकॉर्डिंग जो सेल्फ अवेयरनेस है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? पहला, ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन एरिया। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट डोमेन, कंसील्ड एरिया, अनएक्सपोज्ड जोन, नॉन रिलम, सीक्रेट जोन, ट्रांसपेरेंट स्पेस, ऑब्सक्यूर्ड सेक्शन, या फिर एक्सेसिबल डोमेन, कंसील्ड सेक्शन, रिवील्ड एरिया, अनसीन टेरिटरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि किसी भी पर्सन की जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको हम 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वो है ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया और अननोन एरिया। अब ये होते क्या है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन एरिया। ओपन एरिया ऐसा एरिया होता है जिसके बारे में किसी नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल, ठीक है, उसको खुद को भी पता होता है और अदर्स को भी पता होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर मार्केटिंग की जॉब परफॉर्म करता है, मार्केटिंग की जॉब परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में इसे भी पता है और इसके जो कोलीग्स हैं जैसे बी पर्सन, उसे भी पता है। तो ये ओपन एरिया होगा। उसके बाद बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट होता है जिसके बारे में जो अदर्स होते हैं उनको पता होता है, पर इसको पता नहीं होता है। यानी कि जिसके बारे में हम बात करें उस पर्सन को पता नहीं होता है। जैसे ना, मान के चलो इस पर्सन की एक आदत है कि ये जब भी कोई डिस्कशन होती है ना, इसमें टोका टोकी बहुत करता है, मतलब कि बार बार रोक के अपनी बात कहने की कोशिश करता है, जिससे इनको इरिटेशन होती है। अब ये जो आदत है इसके बारे में इसको नहीं पता। जैसे एग्जांपल दो, अगर कोई पर्सन खराटे लेता है तो उसे नहीं पता लगता है, सामने वाले पर्सन को तो पता लगता है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमारा ब्लाइंड स्पॉट हो गया जिसके बारे में दूसरों को पता है पर हमें खुद को नहीं पता है। हिडन एरिया क्या होता है? इस हिडन एरिया में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में इंडिविजुअल को खुद को पता होता है पर सामने वाले पर्सन को नहीं पता होता है। जैसे हर पर्सन के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसको वो अपने तक ही रखता है, किसी को नहीं बताता है, तो वो हमारा हिडन एरिया होता है। अननोन एरिया ऐसा एरिया होता है जिसके बारे में ना तो इंडिविजुअल को पता होता है, ना ही सामने अदर पर्सन को पता होता है। जैसे मान के चलो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, पर ये जो है यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा है, मतलब कि प्रोडक्ट को डेवलप करने में काफी अच्छा है। इसके बारे में ना तो इसे पता है ना ही इससे पता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अननोन एरिया होगा। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी होती है और वहां पर इस मॉडल के जरिए हम सेल्फ अवेयरनेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से कौन से हमारे 5 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का पता ही आपको, इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग होना। कोई पर्सन अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और दूसरों के इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से समझ लेता है, वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, असर्टिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रिलायंस, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपने बारे में जानना कि हम कैसे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं और जो हम एक्शंस ले रहे हैं इसका दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जानना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना, कोई भी गलत चीज करने से बचना। जब भी हम कोई गलत चीज कर रहे हैं तो हमें पता हो कि गलत हो और हम रुक जाए, अपने आप को रेगुलेट करना, ताकि कोई भी ऐसी वैसी चीज हम ना करें, हम सही तरीके से चल सके, ठीक है, एक अच्छे इंसान बन सके। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन का मतलब कि खुद को मोटिवेट रखना। अगर कहीं पे भी डीमोटिवेट हो तो खुद से अंदर से आए कि नहीं यार तुझे लाइफ में कुछ करना है, तुझे ऐसे निराश होकर नहीं बैठना है, तो सेल्फ मोटिवेट होना है। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों के फीलिंग्स को समझना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके पास आया है, आपसे बात कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी फीलिंग को समझो कि वो किस स्टेट में है और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ जो है वो बिहेव करो, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे। सोशल स्किल्स के अंदर कि आपके अंदर सोशल स्किल्स हो कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ सामने वाले पर्सन से, बॉन्डिंग बना पाओ। जैसे होता है ना कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज काम करे तो दोस्ती होनी चाहिए, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, उनसे बात बात कर पाओ, ठीक है। तो ये सारे हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट की एलिमेंट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट फॉर इंश्योरिंग सक्सेस। इसमें से कौन से हमारे की एलिमेंट होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के। टैलेंट मैनेजमेंट पहले समझो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टैलेंट चाहिए होता है। टैलेंट चाहिए का मतलब है टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं अपने काम को करवाने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है
कि उनके पास जो भी जॉब्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी लोग हों वो टैलेंटेड हो, बेस्ट लोग हों, ठीक है। तो टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो टैलेंटेड लोगों को पहले अट्रैक्ट करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, और उनको अपने पास रिटेन करके रखती है ताकि टैलेंट उनके पास जो है वो बना रहे। इसके कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखो, अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट, ऑनबोर्डिंग, क्रिएटिंग अ टैलेंट पूल, डिजाइनिंग द टैलेंट करियर पाथ और रिटेनिंग टैलेंट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे टैलेंट मैनेजमेंट के, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। पहला एलिमेंट है अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट। इसके अंदर क्या है कि हमें जो जो जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो लोग चाहिए, राइट लोगों को हम यहाँ पर अपॉइंट करें, उनको अट्रैक्ट करें। यानी कि अगर हमें मान के चलो अकाउंटेंट की एक जॉब है, उसके लिए पर्सन चाहिए, तो हमें राइट पर्सन को यहाँ पर जो है अपने पास अट्रैक्ट करना है और टैलेंटेड पर्सन को अट्रैक्ट करना है। उसके बाद उनकी ऑनबोर्डिंग करनी है, यानी कि जो भी न्यू एम्प्लॉयज आते हैं उनको जॉब के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, और जो स्किल्स उन्हें चाहिए अपने काम को करने के लिए वो स्किल्स उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। क्रिएटिंग एंड टैलेंट पूल का मतलब कि हमारे पास टैलेंटेड लोगों का पूरा ग्रुप होना चाहिए, पूल होना चाहिए, ताकि हम उसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो है यूज कर सके, यानी कि जहां जहां उनकी जरूरत हो हम उनको प्लेस कर सके और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। डिजाइनिंग टैलेंट करियर पाथ के अंदर की जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है, उनको फ्यूचर में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करें, जैसे उनको प्रमोशन वगैरह जो है वो दी जाए। रिटेलिंग टैलेंट का मतलब है कि टैलेंट को हमें अपने पास ही रोक के रखना है, उसको जाने से रोकना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, वो वगैरह आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश इज अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप न्यू लीडर टू रिप्लेस द ओल्ड लीडर ऑन देयर एग्जिट। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम न्यू लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो पुराने लीडर्स की जो जगह है उसको फुलफिल कर पाए। जैसे सक्सेशन प्लानिंग, लीडरशिप ट्रांजिशन स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट रोटेशन इनिशिएटिव। तो ऑप्शन है सक्सेशन प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। सक्सेशन प्लानिंग के अंदर क्या होता है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, एक ना एक टाइम आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर रिटायर हो जाते हैं, या फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एडवांस के अंदर ऐसे लोगों को पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखते हैं जो कि इन लीडर्स की जो जगह है उसको फुलफिल कर पाए। जैसे अगर मान के चलो एक सीनियर मैनेजर है, उसने क्या किया है, उसने रिजाइन दे मतलब कि रिजाइन देने का जो नोटिस है वो दे दिया है, 3 महीनों का नोटिस दे दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका जो जूनियर मैनेजर है उसके ऊपर कंपनी ने ध्यान दिया, उसको नॉलेज प्रोवाइड की गई और उसको तैयार कर दिया कि जैसे ही जाए तो ये इसकी यहाँ पर जगह जो है वो ले ले। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का हमारा सक्सेशन प्लानिंग है। क्या है, सक्सेशन प्लानिंग है, जिसके अंदर हम लोग आगे जो मतलब आगे जो पोस्टें खाली होंगी उसको हम कैसे भरेंगे, वो हमारा सक्सेशन प्लानिंग के अंदर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार मुझे मैसेज करके जरूर बता दीजिए ताकि मुझे भी यहाँ पर पता लग सके। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियो जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे
मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।